चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग फिर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स। देखो आप लोग जो अकाउंटिंग साइकिल हम लोग फॉलो करते हैं बिजनेस में, यूजली होता क्या है, उसमें आप पहले जर्नल बनाते हो, जर्नल्स के बाद आप लेजर्स बनाते हो, लेजर्स के बाद फिर वही ट्रायल बैलेंस जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो 11th में, फिर आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसको देख के। और एक्चुअली नाउ डेज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। ये सब काम अभी आजकल क्लरिकल लेवल का काम होता है सारा का सारा। ये इसमें कोई मैनेजर काम नहीं करता है जर्नल्स बनाना, लेजर्स बनाना, ये सारा काम क्लरिकल लेवल का होता है। मैनेजर का काम क्या होता है? चीजों को एनालाइज करना। मींस आपके पास जो बैलेंस शीट बना अभी, आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस बना अभी, इनको आपको एनालाइज करना है कि आपने प्रीवियस ईयर में अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया। और एनालिसिस करने के लिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके मार्क्स, सपोज से फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 95 आउट ऑफ 100 हैं, तो ये मार्क्स अच्छे हैं या खराब हैं? बताओ मुझे। श्रावणी, मार्क्स अच्छे हैं या खराब हैं? अच्छे ही है। बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये। बट अगर मैं ये बोलूं आपसे कि अगर सपोज पूरी क्लास के मार्क्स थे 97 और सिर्फ इसी बच्चे के मार्क्स 95 थे, तो ये मार्क्स अच्छे हैं अभी? नो सर। अभी ये मार्क्स खराब हो गए। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पूरी क्लास के मार्क्स थे 85, सिर्फ इसी बच्चे के मार्क्स थे 95, तो ये मार्क्स अच्छे हो गए अभी। तो दैट मीन्स जब तक आप चीजों को कंपेयर नहीं करोगे, वी कैनॉट से कि वी आर गुड और वी आर बैड। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, वी कैनॉट से। तो जब तक आप यहाँ पे चीजों को कंपेयर नहीं करोगे कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी है, तो वी कैनॉट से कि हमने बिजनेस में अच्छा काम किया या बिजनेस में हमने खराब काम किया। और इन चीजों के लिए कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, चीजों को एनालाइज करना है आपको। तो मैं आपके सिलेबस के ऊपर आता हूं। देखो अभी आपका जो पेपर का जो पार्ट 2 रहता है सीबीएसई में, ये पार्ट 2 जो है वो पूरा का पूरा एनालिसिस के ऊपर रहता है। और ये आपका रहेगा 20 मार्क का। और इनफैक्ट आपका जो फाइल सबमिशन रहेगा वो भी आपका इसी पार्ट 2 के बेसिस पे ही बनता है, और उसके भी 20 मार्क्स अलग से होते हैं। ठीक। कवर देखो क्या क्या करना है आपको पोर्शन वाइज में अगर डिस्कस करूं, तो इसमें एक तो आपके पास फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। आपको ये फॉर्मेट याद नहीं करना, इसमें 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कॉमन साइज ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको 4 मार्क का मिलेगा। You will get 2 sum, one from comparative, one from common size. There will be an internal option between these 2 sums. आपको इसमें से सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट थिंग, रेशियो एनालिसिस। ये सम आपको मिलेगा 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम में। और नेक्स्ट जो टॉपिक है बड़ा, वो है कैश फ्लो एनालिसिस। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में मान के चलो 10 मार्क का वेटेज है इसका। और 2 मार्क्स से क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, फॉर्मेट से बनता है क्वेश्चन एक। तो देखो कंपैरेटिव कॉमन साइज एक चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको आप विद इन हाफ एन आवर खत्म कर सकते हो। ये चैप्टर सिर्फ आधे घंटे का चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर में आपको अकाउंट्स का यूज नहीं करना है, ओनली कैलकुलेशन पार्ट, प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं जो आपको एनालिसिस स्टार्ट करूंगा, मैं करूंगा उसको रेशियो एनालिसिस से स्टार्ट करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज रेशियो एनालिसिस से। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। बात हो रही है एनालिसिस की, तो आपको यहां पर भी एनालिसिस ही करना है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आप अपने माइंड में एक बैलेंस शीट रखो बस, क्योंकि बैलेंस शीट आपको काफी हेल्प करेगी इस चैप्टर के सम्स को सॉल्व करने के लिए। लायबिलिटीज आप दिखाते हो, यहां पे अमाउंट दिखाते हो, एसेट दिखाते हो, अमाउंट दिखाते हो। सबसे ऊपर क्या रहेगा आपका? यहां पे शेयर कैपिटल दिखाते हो आप। फिर कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके पास यहां पे रहते हैं। फिर आपके पास कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज रहती हैं बैलेंस शीट के अंदर। और इसके अंदर में भी आपके पास क्या क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म के लोन्स, देन कुछ डिबेंचर्स वगैरह अगर हैं तो वो भी यहां पे रहेंगे। देन यू विल हैव द करंट लायबिलिटी।
और इसके अंदर क्या रहेगा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड ऑल, ये सब कुछ इसमें रहेगा. कमिंग टू द एसेट साइड, इट विल हैव टू पार्ट्स. वन इज नॉन करंट एसेट and one is current asset. नॉन करंट में क्या रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर. और करंट में क्या रहेगा, कैश इन हैंड, डेटर्स. ये सब कुछ आपके करंट एसेट के पार्ट होते हैं. तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, बस मेरे वर्ड्स को केयरफुली सुनते रहो. इस चैप्टर में अगर हम कहीं पर भी इक्विटी वर्ड यूज करते हैं तो इन दोनों के सम को मैं अभी यहां पर क्या बोलूंगा, इक्विटी बोलूंगा. इस चैप्टर में अगर मैं कहीं पर भी डेप्ट वर्ड यूज करूंगा तो डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज. ठीक. बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा इक्वल होती हैं, ऑलवेज. एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज. और इस चैप्टर में कहीं पर भी अगर एक वर्ड आ रहा है वर्किंग कैपिटल, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी. अभी मैं आता हूं रेशियोज के पार्ट के ऊपर. तो रेशियोज को हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला आपका रहेगा यहां पर लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा आपका रहेगा यहां पे सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड आपका रहेगा यहां पे एक्टिविटी रेशियो. And activity ratios are also called as what? Efficiency ratios. And fourth one आपका रहेगा profitability ratio. तो रेशियोज को मैं यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा. वन इज लिक्विडिटी रेशियो, वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, वन इज एक्टिविटी रेशियो एंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. पहले मैं आता हूं लिक्विडिटी रेशियो के ऊपर. हर एक रेशियो का पर्पस आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ओरल्स में आपसे पूछ सकते हैं. इसका देखो पर्पस क्या होता है. दीज रेशियोज इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म रीपेइंग कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. रीपेइंग कैपेबिलिटीज ऑफ बिजनेस. तो ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये रेशियो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि फर्म की, बिजनेस की शॉर्ट टर्म रीपेइंग कैपेबिलिटीज कैसी है, कि शॉर्ट टर्म में आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से. अभी बैलेंस शीट आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, तो मुझे बताओ शॉर्ट टर्म में हम कौन सी लायबिलिटी पे करते हैं, नॉन करंट या करंट? शॉर्ट टर्म में कौन सी लायबिलिटी आपको पे करनी होती है, नॉन करंट या करंट? सो करंट. वेरी गुड. शॉर्ट टर्म में मुझे करंट लायबिलिटी को पे करना होता है. श्रावणी आपने आंसर दिया ना ये? यस सर. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कौन करेगा मुझे? सेजल, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? यस. ओके. तो आप भी मुझे बताओ सॉरी, बैलेंस शीट को देख के बताओ कि करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए मनी कहां से आना चाहिए. क्या मशीन को सेल कर दें? इट इज ए गुड डिसीजन और नॉट? Sir, only if it's not required. ओके. ओके. और कोई बताओ. और कि मुझे सपोज करंट लायबिलिटीज को पे करना है, तो क्या अपने बिजनेस की मशीन को सेल कर दें? क्या ये अच्छी बात होगी या खराब बात होगी? सो खराब बात होगी. बहुत खराब बात है. आप अपनी मशीन को सेल करोगे तो बिजनेस आपका बंद हो जाएगा. क्या बिजनेस की बिल्डिंग को सेल कर दें? नो. क्या बैंक से लोन लेके करंट लायबिलिटी को पे करें? नो, बिकॉज आपको बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फिर. तो एक्चुअली हमारा बिजनेस का फंडा क्या बोलता है कि करंट लायबिलिटी का जो मनी है वो करंट एसेट से आना चाहिए. आप अपने कैश को यूज करो, डेटर से मनी कलेक्शन करो, अपने स्टॉक को सेल करो, तो जो उससे मनी आएगा आप इससे करंट लायबिलिटी को पे करो. तो दैट मीन्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन बिजनेस में जो करंट एसेट्स हैं आपके, वो करंट लायबिलिटी से अगर ज्यादा हैं तो आप इजीली अपने करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म में रीपे कर सकते हो. बिकॉज करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आई कैन नॉट टेक ए लोन, आई कैन नॉट सेल ऑफ माई एसेट्स.
तो इसके अंडर में मुझे दो रेशियोज कवर करने हैं। कौन कौन से दो रेशियोज हैं? वन इज करंट रेशियो एंड वन इज क्विक रेशियो। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, दो ही रेशियो बस यहाँ पे। क्विक रेशियो के और भी नाम है यहाँ पे, इसका एक और नाम है लिक्विड रेशियो और इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो आता हूं मैं अभी पहले करंट रेशियो पे। करंट रेशियो का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यही फॉर्मूला है इसका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो देखो अभी आप, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो वो मनी का जनरेशन करंट एसेट से होना चाहिए। बिकॉज as we have discussed, we cannot sell our building, we cannot sell our machine to pay off the current liabilities. That is a wrong thing. तो ये आप तभी पे कर पाओगे जब आपके पास करंट एसेट ज्यादा है। Then only it will be possible for you to pay off your current liabilities. तो ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आपको ये रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटीज को कितना इजीली पे ऑफ कर सकती है। इन द आइडियल केस this ratio should be 2:1. In the ideal scenario, this ratio should be what? 2:1. That means business में जो current assets हैं वो current liabilities के 2 times होने चाहिए। अगर 2 times हैं, that means आप अपनी current liabilities को उस केस में easily pay off कर लोगे। 2 times से कम है तो sometime you may face some difficulties for the payment of current liabilities. Next thing, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां पे लिख रहा हूं इस रेशियो के लिए सिर्फ, देयर इज सम वर्ड लूज टूल्स। लूज टूल्स जो होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? इन्वेंट्री, एंड इन्वेंट्री इज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। लूज टूल्स में क्या आता है? आपके स्पैनर्स, हैमर्स, प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर, दिस इज ए पार्ट ऑफ लूज टूल्स। तो only for this ratio, for current ratio, for current ratio, loose tools are not counted as part of current asset. तो only for this ratio हम लोग loose tools को current asset में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीजन समझना। आप देखो, लूज टूल्स में क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपसे, प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, देन हैमर हो गया, ये सब आपके लूज टूल्स होते हैं। एक्चुअली इट इज ए करंट एसेट, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसको हम लोग सेल नहीं करते। सोचो ना, बिजनेस में, फैक्ट्री में आप कुछ प्लायर यूज कर रहे हो, आप कुछ स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो, क्या उसको सेल करके लायबिलिटीज को पे ऑफ करोगे? तो भी आप फैक्ट्री में काम नहीं कर पाओगे। तो loose tool is a part of current asset only, but still only for this ratio calculation, current ratio calculation, loose tools are not counted as a current asset. तो कभी भी सपोज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, करंट एसेट्स आपके पास दिए हुए हैं, लूज टूल्स आपके पास दिए हुए हैं, तो प्लीज वहां पे लूज टूल को करंट एसेट से माइनस कर देना, बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो लूज टूल्स आर नॉट काउंटेड इन द पार्ट ऑफ, एज ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। कोई डाउट तो प्लीज मुझे बताओ। कोई डाउट है यहां पे? नो सर। ओके, नो सर। वेरी गुड। आता हूं मैं अभी सेकंड रेशियो पे, वो है आपका क्विक रेशियो। जैसे मैं बोला, इसका और भी नाम है, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका, फॉर्मूला है इसका क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। नो, व्हाट इज क्विक एसेट? तो क्विक एसेट इज करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री।
एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेशियो? वन मोर थिंग, इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 1:1 का होना चाहिए एक आइडियल बिजनेस में। ऐसा नहीं कि कम हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, बट आइडियल केस में रेशियो 1:1 का है, देन यू आर इन द सेटिस्फैक्टरी जोन। नेक्स्ट थिंग, अभी इसका पर्पस क्या है? दिस रेशियो इंडिकेट्स very short term repaying capabilities of the business, repaying capabilities of business। तो आप वेरी शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 3 मंथ की बात हो रही है इधर। तो देखो करंट रेशियो में आपने क्या चेक किया? करंट रेशियो में आपने शॉर्ट टर्म का चेक किया, बट मैं आपको बोलूं अगर कि आपको अर्जेंटली पे करना है, इमीडिएटली पे करना है, विद इन 3 मंथ पे करना है, तो वहां पर आपको सॉरी क्विक रेशियो निकालना पड़ेगा। वहां पर आपको क्विक रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज क्विक रेशियो आपको ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप वेरी शॉर्ट टर्म में करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर ये रेशियो सपोज 1:1 का है, दैट मीन्स कि आपके क्विक एसेट्स जो होंगे दैट विल बी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। अगर ऐसा केस है, दैट मीन्स आप अपनी करंट लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में इनफैक्ट इजीली पे ऑफ कर दोगे। कमिंग टू क्विक एसेट, तो मैं देखो फॉर्मूला यहां पे क्या लिखा है, करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्चुअली हम लोग इजीली मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने एक प्रीपेड मोबाइल का रिचार्ज किया, क्या उसको मनी में कन्वर्ट कर दोगे आप? नॉट पॉसिबल। इन्वेंट्री को आप फोर्सफुली किसी को सेल नहीं कर सकते हो। आपके पास जो स्टॉक ऑफ गुड्स हैं, क्या किसी को फोर्सफुली सेल कर सकते हो आप? नॉट पॉसिबल। तो ये दो करंट एसेट ऐसे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री, जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो। और मैं बात कर रहा हूं क्विक एसेट की, और क्विक एसेट में मुझे ऐसे एसेट काउंट करने हैं जिनको मैं मैं पानी भी क्या था, 1 मिनट करना बस। तो जो आपके क्विक एसेट्स होते हैं बेसिकली वो एसेट्स हैं जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज करंट एसेट्स में देयर में भी सम एसेट्स जिनको आप इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म में आपकी रीपिंग कैपेबिलिटीज कैसी है। आइडियल केस में ये रेशियो आपका क्या रहेगा? 1:1 का रहेगा। दैट मीन्स अगर आपका रेशियो 1:1 का आ रहा है, दैट मीन्स कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को वेरी शॉर्ट टर्म में इजीली पे ऑफ कर सकते हो। कोई डाउट किसी को तो प्लीज मुझे बताओ यहां पे। कोई डाउट क्विक रेशियो में किसी को? No, sir. कोई डाउट हो प्लीज पूछ के चलना। नेक्स्ट आपका जो कैटेगरी ऑफ रेशियो है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। तो लिक्विडिटी में ओनली देयर आर 2 रेशियोज, वन इज करंट रेशियो, वन इज क्विक रेशियो। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियोज में देयर आर 4 रेशियोज। नंबर 1 इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 इज टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, नंबर 3 is the proprietary ratio, number 4 is the interest coverage ratio। तो ये 4 रेशियोज आपको यहां पे कवर करने हैं। बिफोर गोइंग टू दीज रेशियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी? कोई बताओ मुझे। व्हाट लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे हैं अभी। और ओके, वेरी गुड। दैट मीन्स यू आर अनेबल टू रीपे योर डेब्ट, यू आर अनेबल टू रीपे योर लोन्स। तो इंसॉल्वेंसी मतलब कि आप अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो। तो फिर सॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया? कर पा रहे हैं, सिंपल। उसका अपोजिट हो गया है, मतलब आप कर पा रहे हो, यू आर कैपेबल ऑफ रीपेइंग योर डेब्ट, यू आर कैपेबल ऑफ रीपेइंग योर लोन्स। तो आप इन रेशियो में क्या चेक करने वाले हो? अभी आप इन रेशियो में ये चेक करोगे कि आपकी जो लॉन्ग टर्म रीपेइंग कैपेबिलिटीज हैं
वो साउंड है या नहीं है, वेदर यू आर कैपेबल टू रीपे योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और नॉट। तो यहां पर आपको इसको चेक करने के लिए देयर आर 4 रेशियोज। वन इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। पहले मैं आता हूं डेप्ट इक्विटी रेशियो पे। तो फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल रहेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। अगेन मैंने आपको बैलेंस शीट में क्या लिखवाया था, अभी देखो हम लोग जहां पर भी नॉन करंट लायबिलिटी की बात करेंगे दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्ट। तो कोई भी आपके पास लॉन्ग टर्म के लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस हैं, वो सब मुझे डेप्ट फंड में काउंट करने होते हैं। तो डेप्ट का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो भी ऊपर आपके ऊपर लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स है, कोई अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का प्रोविजंस है, तो ये सब हम लोग डेप्ट में काउंट करते हैं। और मैं अगर इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। और इसके अंदर भी कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं आपके, शेयर कैपिटल, कुछ अगर रिजर्व हैं अगर तो, और कुछ अगर आपके पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है। बट ये एग्जाम में कभी आता नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो एक्चुअली ये 3 कंपोनेंट आपके इक्विटी के अंदर काउंट होते हैं। तो आता हूं मैं इस रेशियो की इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो देखो रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है इसका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो टॉप में क्या रहेगा, डेप्ट, और नीचे क्या रहेगा, इक्विटी। तो कोई मुझे बताएगा अभी, सपोज आपको एक मनी का रिक्वायरमेंट है, आपको एक बिजनेस है, आपको मनी का रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए कौन सा फंड सुटेबल रहता है, बोरोइंग करना सुटेबल है या फिर मनी इक्विटी से रेज करना सुटेबल है? विच विल बी बेटर फॉर यू, बैंक से लोन लेना बेटर रहेगा या फिर मनी आप शेयर होल्डर फंड से रेज कर लो, शेयर इशू करके? सर शेयर होल्डर फंड से रेज करना। वेरी गुड, इट इज बेनिफिशियल। बट क्यों श्रावणी, फिर बिजनेस में हम लोग लोन क्यों लेते हैं? यस सर। बिजनेस में फिर हम लोन क्यों लेते हैं? सारा पैसा हमको शेयर से इशू करना चाहिए ना फिर। नहीं सर, लेकिन अगर पहले से ही वैसे भी लोन होता है बहुत सारा तो फिर सर वो डेब्ट उतना बढ़ता जाएगा। ओके चलो मैं बताता हूं आपको। देखो हर एक फंड का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं है कि डेब्ट खराब फंड है। डेब्ट के एडवांटेज हो सकते हैं, इक्विटी के भी एडवांटेज हो सकते हैं, और इवन इक्विटी के भी डिसएडवांटेज है। तो देखो अगर आपके पास इक्विटी है, सपोज इक्विटी मींस कि आपने पूरा फंड रेज किया है फ्रॉम द शेयर कैपिटल, तो उसका एडवांटेज क्या होता है आपके पास? उसका एडवांटेज ये होता है कि शेयर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम द डिविडेंड। ये आपने बीएसटी में भी पढ़ा होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी पे करेगी, बट दे कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। इवन लॉसेस में भी आपको इनको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज भी होता है, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट्स। अगर आप अपने इक्विटी शेयर पब्लिक को पूरा ऑफर कर दोगे तो कंपनी की जो पावर होगी वो डाइल्यूट हो जाएगी, वोटिंग राइट्स पब्लिक के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए कंपनी अपना सारा मनी इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में इशू नहीं करती है, रेज नहीं करती है। उससे कंपनी की खुद की पावर डाइल्यूट हो जाएगी, वोटिंग राइट्स किसी और के पास चले जाएंगे। तो वो उसका एक डिसएडवांटेज भी, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। समझा ना आपको? तो इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अभी मैं आता हूं डेब्ट फंड के ऊपर। डेब्ट फंड के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो पहले मैं डिसएडवांटेज की बात करूंगा, बिकॉज डेब्ट वर्ड सुनने में ही खराब लगता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो इसमें इंटरेस्ट पे करना होता है, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है। मींस अगर आपने कोई बोरोइंग करी है तो आप चाहे लॉस में रहो चाहे प्रॉफिट में रहो, आपको ये इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। नॉट लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड अगर आप पे भी नहीं करोगे दे कैन नॉट क्लेम एनीथिंग। बट अगर आपने कुछ बोरोइंग्स कर लिया है
तो उस पर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि इसमें एक तो आपका टैक्स थोड़ा सा सेव होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इससे आपके इक्विटी शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर जो होता है वो इंप्रूव हो सकता है। इस चीज को आपने बिजनेस स्टडीज में एक सम की फॉर्म में सॉल्व किया होगा, जहां पर 3 केस दिए हैं आपके पास, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का। याद आ रहा है आपकी बुक में सम दिया होगा एक। तो मैं थोड़ा सा आपको और डिफाइन करता हूं इस चीज को। जैसे सपोज आपके पास कुछ प्रॉफिट है, प्रॉफिट से पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह पे कर देते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर हम लोग टैक्स पे करते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर हम लोग प्रेफरेंस का डिविडेंड पे करते हैं। तो सोचो अगर आपने कुछ भी बोरोइंग्स नहीं करी है तो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 0 रहेगा। उस केस में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। बट अगर आपने कुछ बोरोइंग्स करी हैं तो आप जो टैक्स पे करते हो वो इंटरेस्ट पे करने के बाद का जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स पे करते हो, तो आपका कुछ पार्ट ऑफ टैक्स वहां पे सेव हो जाता है अगर आपने कुछ बोरोइंग्स करी हुई हैं तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज समझो आप, सपोज जैसे मैं बोलूं आपका कि आपके बिजनेस में आपका जो रेट ऑफ अर्निंग है से इट इज 10%, मींस आप अपने बिजनेस में एवरी ईयर 10% की रेट पे अर्निंग कर रहे हो, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन से इट इज 8%, तो इस केस में भी डेब्ट आपके लिए एक एडवांटेज रहता है। बिकॉज आप सपोज आपने लोन लिया 10 लाख रुपए का, तो इस पे आप अर्न करोगे 1 लाख रुपीस, पे करोगे ओनली 80,000 रुपीस, तो आपको यहां पे 20,000 रुपीस का गेन हो जाएगा, और ये गेन अल्टीमेटली किसको मिल जाएगा? इक्विटी वालों को मिल जाएगा ये गेन। तो उनके शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा मार्केट में, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। तो ये एक एडवांटेज भी है डेब्ट फंड का। सोचो ना, अगर एडवांटेज होते ही नहीं तो बिजनेस लोग लोन लेते ही नहीं कभी भी। तो डेब्ट फंड के भी अपने एडवांटेज है। बट टू बी ऑन ए स्पेसिफिक पॉइंट, डेब्ट कंपेयर टू इक्विटी, आपका बेसिकली डिपेंडेंसी ऑन द डेब्ट शुड नॉट बी वेरी हाई। अगेन समझना इस चीज को, मैं बोल रहा हूं डेब्ट खराब फंड नहीं है, बट वी नो बिजनेस का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन होता है, पता नहीं कब प्रॉफिट हो कब लॉस हो। तो डेब्ट का ड्रॉबैक वहां पे आपको कब फील होगा? सपोज आप लॉस में चले गए तो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इसीलिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन द डेब्ट शुड नॉट बी वेरी हाई। तो डेब्ट लेना खराब चीज नहीं है, बट डेब्ट अगर ज्यादा है देन इट इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कंपनीज अपने आप को डेब्ट फ्री बना रही हैं, और उसका एक एग्जांपल रिलायंस है आपके पास। बिकॉज डेब्ट पे डिपेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस अगर सपोज लॉस में जा रहा है तो भी आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये रेशो आपको क्या शो कर रहा है? आपको रेशो सिर्फ ये शो कर रहा है कि आपके पास जो फंड है उसमें से डेब्ट का पोर्शन कितना है और इक्विटी का पोर्शन कितना है, सिर्फ आपको यही इंडिकेट कर रहा है, और ये रेशो आपको कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। अभी भी कोई डाउट है तो किसी को प्लीज मेरे को पूछो। कोई डाउट किसी को अभी भी? कोई डाउट नहीं है? नो सर, क्लियर है। वेरी गुड। कोई डाउट हो प्लीज पूछ के चला करो। नेक्स्ट आपका जो रेशियो है इसमें वो है आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो ये फॉर्मूला काफी सिंपल है, नाम में ही फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? टोटल एसेट अपॉन डेब्ट, एंड वी नो व्हाट इज टोटल एसेट। टोटल एसेट इज द सम ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स है सबको प्लस कर दो, बट ध्यान रखना बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड में कभी कुछ लॉस दिया है आपको तो उसको इग्नोर कर देना, बिकॉज लॉसेज आर एक्चुअली नॉट ए एसेट। हम बैलेंस शीट में शो तो कर देते हैं एसेट साइड में लॉस, बट एक्चुअली वो आपके एक एसेट का रोल प्ले नहीं करता है। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट में कुछ लॉसेज दिए तो उसको इग्नोर करना, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एसेट है उसको प्लस कर देना।
और डेप्ट मैंने आपको अभी बोला ही है, इट इज व्हाट, इट इज नॉन करंट लायबिलिटीज, और इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड करना होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर कुछ हैं आपके ऊपर, कुछ लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस आपके पास हैं अगर, तो वो भी आप यहां पे ऐड करोगे, तो दैट टोटल विल गिव यू द डेप्ट फंड। आता हूं अभी कि रेशो आपको क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये रेशो आपको सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है, देखो आपके पास अगर बैलेंस शीट को देखो आप, बैलेंस शीट की दो साइड थी, एक एसेट साइड एक लायबिलिटी साइड। हम लोग जो मशीन परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, ये मनी कहां से आ रहा है? ये मनी तो आपके इक्विटी एंड लोन से ही तो आ रहा है। सोचो आपने एक मशीन परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करा, फर्नीचर परचेज करा आपने, ये मनी कहां से आया? या तो इक्विटी से आया या डेप्ट फंड से आया। क्रेडिटर के पैसों से तो मैं मशीन परचेज नहीं करता हूं, क्रेडिटर से तो मैं गुड्स लेता हूं यहां पे। तो दैट मींस आपके पास जो एसेट्स हैं, लौट के आते हैं रेशो पे, ये रेशो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपके पास जितने एसेट्स हैं उसका कितना पोर्शन आपने डेप्ट फंड से फाइनेंस किया हुआ है। बिकॉज आपके पास बिजनेस में दो ही सोर्स है मेन फंड के, एक कैपिटल एक डेप्ट। तो ये रेशो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपने टोटल एसेट का कितना पार्ट डेप्ट फंड से फाइनेंस किया हुआ है। यहां पर कोई आइडियल रेशो नहीं होता है, अगेन मैं बोल रहा हूं, डेप्ट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। किसी बिजनेस के लिए डेप्ट फंड एक अच्छा फंड है और किसी के लिए डेप्ट फंड एक खराब फंड भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस रेट पे अर्निंग करते हो। अगर आपका अर्निंग का रेट कम है तो आपको डेप्ट कभी भी नहीं लेना चाहिए, उस केस में आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। सपोज आप अर्निंग कर रहे हो 8% पे और आपने लोन लिया 10% के रेट पे, तो आपको वहां पे एवरी ईयर 2% का लॉस होगा, और उस लॉस का बर्डन किसके ऊपर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर। इसीलिए हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि डेप्ट खराब चीज नहीं है, बट डिपेंडेंसी ऑन द डेप्ट शुड नॉट बी वेरी हाई। तो वो एक ड्रॉबैक बिजनेस में बनता है आगे। नेक्स्ट आपका जो थर्ड रेशियो है यहां पे, वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। नो व्हाट इज शेयर होल्डर फंड, मैंने भी डिस्कस किया इसको अभी। तो शेयर होल्डर फंड को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, जस्ट मैंने ऊपर डिनोट किया। एंड टोटल एसेट इज अगेन सेम, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और अगर कुछ लॉसेस दिए हैं आपको एसेट साइड में तो उसको इग्नोर कर ले। अभी ये रेशियो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे जस्ट मैंने आपको अभी प्रीवियसली क्या बोला कि टोटल एसेट हम जो भी परचेज करते हैं उसका जो मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है वो कहां से आता है? आइदर फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेप्ट। तो आपने प्रीवियस रेशियो में क्या चेक किया कि आपके टोटल एसेट का कितना पार्ट आपने डेप्ट से फाइनेंस किया हुआ है, और यहां पर आप क्या चेक कर रहे हो कि शेयर होल्डर फंड से आपने कितना पार्ट टोटल एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है। पर्पस दोनों रेशियो का सेम है, सिर्फ फंड का सोर्स अलग अलग है। ऊपर वाले रेशियो में आपने ये चेक किया कि डेप्ट फंड कितना यूज किया है, और इस रेशियो में आप ये चेक कर रहे हो कि शेयर होल्डर फंड कितना यूज किया है, और आप यहां पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। समझा आपको ये? लास्ट जो रेशियो है आपका यहां पे वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी बहुत सिंपल है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही इसका फॉर्मूला है। As we know, interest on long-term borrowing is what? It is charge against profit. तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट का चार्ट दे रहा हूँ, उसको कहीं वॉल वगैरह में पेस्ट कर लो बना के, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वो, और आपको वो कैश फ्लो में भी बहुत हेल्प करता है। तो आप जो प्रॉफिट बिजनेस में अर्न करते हो, सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना होता है। जो भी आपने बोरोइंग्स करी उस पर इंटरेस्ट पे करोगे। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा उससे हम लोग टैक्स पे करते हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पे आप प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करते हो।
और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे हम इक्विटी को डिविडेंड पे करते हैं, और इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, अगर इनकेस आपने कुछ बचाया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो आप लोग। इस रेशियो में आपको जो प्रॉफिट यूज करना है वो प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यूजली अगर इस मेथड से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर सपोज ये रेशियो एग्जाम में आएगा, तो आपके पास जो प्रॉफिट दिया होगा वो कौन सा दिया होगा? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर ये रेशियो एग्जाम में आया तो आपको जो प्रॉफिट देते हैं वो क्वेश्चन में वो कौन सा देते हैं? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर आपको ये प्रॉफिट दिया है तो आपको पहले रिवर्स ऑर्डर में ऊपर जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मींस आप टैक्स को प्लस करोगे, इंटरेस्ट को प्लस करोगे, देन यू विल गेट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसके बाद आप रेशियो का कैलकुलेशन करोगे। क्योंकि ये रेशियो से जब भी एग्जाम में सम आया इस रेशियो के ऊपर, तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा जो प्रॉफिट देते हैं वो लोग कौन सा देते हैं? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला। तो रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन ओनली आप इन रेशियोज को फाइंड आउट कर पाओगे। आता हूं इस रेशियो की इंपॉर्टेंस के ऊपर। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल है। एज वी हैव डिस्कस्ड, इंटरेस्ट जो हम लोग पे करते हैं दैट इज ए चार्जेबल एक्सपेंडिचर। कंपल्सरली आपको पे करना है इंटरेस्ट, और आपके पास जो प्रॉफिट है दैट शुड बी सफिशिएंट एनफ टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। वन मोर थिंग, इस रेशियो का जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो आप टाइम्स में डिनोट करते हो। इसको आप रेशियोज में शो नहीं करोगे। सपोज आपका आंसर आया 4, तो आपको लिखना है 4 टाइम्स। आंसर आया 3.5, यू विल राइट 3.5 टाइम्स। तो ये रेशियोज आपका जितना ज्यादा रहेगा, तो जितना हायर रहेगा उतना अच्छा है ये। हायर द रेशियो बेटर इज फॉर द कंपनी। बिकॉज अगर ये रेशियो ज्यादा आया तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट दैट इज हायर and it is good for the business. It is what? It is good for the business. समझा ना आपको? तो अभी हमारे ये सॉल्वेंसी रेशियोज भी खत्म हो गए। मुझे बताओ पहले, किसी भी रेशियो में कोई डाउट है आपको जो हमने डिस्कस किया आज? किसी भी रेशियो में कोई डाउट किसी को? नो सर, अभी तो नहीं है सर। चलो वेरी गुड। तो आप लोग एक काम करोगे आज, आप ये एक बार जस्ट रेशियो गो थ्रू करो, क्योंकि आज 3-4 लोग मिसिंग है। तो आगे के रेशियोज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, और इसका मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में अभी, और प्रीवियस क्लास का भी रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ, ठीक है ना? सर हाँ प्लीज बोलो ना। सर हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस। अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा हम वो कंपैरेटिव और कॉमन वाला। नहीं नहीं, वो तो बहुत इजी चैप्टर, उसमें तो आप वो चैप्टर पूरा हाफ एन आवर में खत्म हो जाता है। यस सर, स्टार्टिंग में आपने वो चैप्टर बोला था तो नहीं, वो मैं कराऊंगा। वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है, वो हाफ एन आवर में पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। यस सर। चलो फिर मैं अभी के लिए इतना रखता हूँ, मैं इसको अपलोडिंग करता हूँ इसकी वीडियो की अभी। थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके बाय Thank you, sir. बाय 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 बाय।